दोस्तों अब बहुत ही जल्द आपको एग्जाम देने जाना है और कहें तो आपके पास ज़्यादा ज़्यादा एक दिन का टाइम बचा हुआ है या हो सकता है आप लोग ये वीडियो एग्जाम के दिन ही देख रहे हों। तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पर है कुछ बेसिक चीज़ों को समझने का, क्योंकि जो तैयारी थी तो वो तो हमने लगातार काफ़ी सारे वीडियो में आपको कराई। बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको सॉल्व भी कराया, तैयार कराया, गद्यांश पद्यांश से लेकर के जीवन परिचय, ऑब्जेक्टिव, जितना भी आपका हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा मैंने करवा दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया पेपर को भी थोड़ा सॉल्व करना हमें सीखना चाहिए। कॉपी पर आपको कैसे लिखना है, कौन कौन सी वो मिस्टेक है जो नहीं करनी, मेन पृष्ठ से लेकर के अंतिम तक आपको क्या करना है, सारा कुछ अब हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिर चाहे आप लोग कमजोर छात्र हों या आप लोग टॉपर हों, कोई भी प्रकार का छात्र है, इस वीडियो को पूरा आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये क्लास अब रहेगा हमारा 24 फरवरी के लिए। पूरे पेपर को आपको हिंदी का पेपर कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से आपको कहां पर क्या लिखना चाहिए, कैसे ब्लैक पेन ब्लू पेन कहां पर यूज करना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये यूपी बोर्ड का स्पेशल वीडियो रहने वाला है। ठीक है, भले आपको यहाँ पर क्वालिटी कम दिख रही होगी, लेकिन आपको क्वांटिटी और क्वालिटी से मैटर नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पर चीज़ों को देखना है कि क्या हमें यहाँ पर अच्छा सिखाया जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास देख सकते हो एक प्रकार से स्केल वगैरह आप लोग अपना तैयार कर लेना। और देखो, जैसे मान लीजिए आप एक दिन पहले एग्जाम से अगर वीडियो देख रहे हैं एक दिन पहले, तो आप क्या करना, पेन जो आपने मतलब न्यू पेन जो लेकर के उनको एक दो दिन पहले ही आप मार्केट से ले आना। मतलब डायरेक्ट जो है उसी दिन पेन को मत खरीदना, क्योंकि जब उसी दिन नया पेन होता है तो उसमें हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती है। तो मतलब 2 दिन पहले आप लोग कम से कम पेन को खरीद के रख लेना, 1-2 दिन उसको अच्छे से चला लेना, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग अच्छी बनती है उससे। ठीक है, चलो अब यहां पर भाई हमारे पास देखो आज क्या है, ये मॉडल पेपर है आपके पास। बिल्कुल ऐसा ही मॉडल पेपर आपको यहां पर पेपर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। हालांकि उसका कलर जो रहता है वो पीला रहता है, तो भाई कलर का ही डिफरेंस है। बाकी आपका यही पैटर्न सेम टू सेम आपको ऐसे ही पैटर्न पर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे। बाकी मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं कि भाई आप लोग एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे, इसकी तो गारंटी है। अब यहां से देखो पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा। ये आपका पेपर कोड है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट कोड 302 रहता है। जेड आपका सेट मतलब सेट का कोड रहता है, जैसे कि 7 सेट बनते हैं, उसमें से अलग अलग सेट का अलग अलग कोड होता है। 3 घंटे 15 मिनट टाइम रहेगा। और पटरी का काम आप जानते ही हो, लाइन खींचने के लिए हो जाएगा। कॉपी का मेन पृष्ठ कैसे भरना है एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। यहां पर मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर यहां पर गलती करोगे तो नंबर आपके जो है इधर का उधर पहुंच जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि आपने पेपर दिया है या नहीं दिया। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान देना। इसमें आपको अपना कहीं पर भी नाम नहीं लिखना कॉपी पर। यह चीज आप लोग एक मिस्टेक सबसे बड़ी गलती कभी मत करना कि बहुत मतलब काफी सारे लोग होते हैं ना कि मतलब होशियारी के चक्कर में नाम वगैरह लिखते हैं, तो फिर वहां पर यह बिल्कुल एकदम इलीगल है। ठीक है ना, नाम आपको नहीं लिखना चाहिए वहां पर। अब यहां पर सिर्फ आपको अपना अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, विषय और फिर प्रश्न पत्र में केवल डाल देना है। प्रश्न पत्र पे जो संकेतांक है जैसे कि 302 जेड है तो इसको डाल देना है। परीक्षा का दिन आपका जैसे कि सोमवार को है तो सोमवार डालिए, जिस दिन पेपर है वो दिन डालो। तिथि आपको डाल देना है, यानी कि तारीख, और इसके अलावा पाली जो कि द्वितीय पाली में पेपर है। केंद्र का नाम, जो भी सेंटर का नाम है यहाँ पर हिंदी से लिखा गया है। बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि भैया क्या हम लोग जहां पर सेंटर हमारा एग्जाम हम दे रहे हैं क्या उसको इंग्लिश से लिख सकते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी से भी नाम लिख सकते हो, इतना ज्यादा बड़ा यहाँ पर इश्यू नहीं है। फिर परीक्षा कक्ष संख्या, इतना सारा कुछ भरने के बाद अब यहाँ पर इसके निर्देश पढ़ लीजिए। देखो पेपर में आप यहाँ पर अभी अगर पढ़ के जाओगे तो एग्जाम हॉल में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा कुछ ऐसा ही पैटर्न आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा देख सकते हो। प्रारंभ का 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए निर्देश दिए गए। 2 पेपर ये 2 खंड में रहेगा, खंड का और खा में। सभी प्रश्न अनिवार्य, यहां से पहले ऑब्जेक्टिव आएंगे। चलिए पहला खंड यहां से है और अब हम लोग क्या करते हैं, कॉपी को पलटते हैं। देखो ये आपका मेन पृष्ठ रहेगा इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी का। और उसके बाद यहां से जैसे आपकी पहली कॉपी है तो आ रहेगा, अगर दूसरी कॉपी आप लोगे तो बा रहेगा। ठीक है ना, आ बा सा ऐसे करके जितनी कॉपी लेते जाओगे उतना वो बढ़ता जाता है। अब इसके बाद यहां से आपकी कॉपी की हो जाएगी शुरुआत। देखो यहां पर आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन,
एक नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं तो पहले आपको शुरू में इस तरीके से देखो प्रश्नोत्तर संख्या डालना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यानी कि नंबरिंग करते टाइम आप लोग जरा सी भी गलती मत करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल करके आपको हर बार चाहो तो इस तरीके से एक बार उत्तर लिख देना। फिर आप जैसे का, खा, गा, घा, अंगा 5 क्वेश्चन आपके गद्य के रहेंगे तो आपको हर एक बार एक एक करके ऐसे लिख देना। बिल्कुल आपको मैं यहां पर कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूं, और अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने एक भी वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाना, और अगर कुछ सीखने को मिले, अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। तो यहां से आपको नंबरिंग इस तरीके से कर देना। फिर इसके बाद देखो का, खा, गा, घा, और जिसका जो विकल्प सही है, जैसे यहां पर आओगे तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक आपके कौन है, तो यहां पर राम प्रसाद निरंजनी तीसरा विकल्प सही है। तो क्या करोगे भाई, यहां पर आप लोग का फर्स्ट कर दोगे, इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चनों पर इस तरीके से जो है टिक करना है। खा में आपका देखो तीसरा सही, दूसरा सही है, सदल मिश्र नासिक की तोपाख्यान, चंद्रकांता संतति उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे हिंदी प्रदीप के, और लास्ट है यहाँ पर गद्य का वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है तो भाग्यधारा। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। अब यहां पर आओगे तो यहां पर दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके पद के अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्य और पद दोनों से 5-5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तब जाके टोटल 10 ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। तो डाउट में मत रहना, अभी सारी चीजें क्लियर कर लेना, कहीं पर भी कोई दिक्कत है एग्जाम हॉल में जाते टाइम आपको डर ना लगे, है ना। तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, तो यहां से पहले कॉपी पर आप लोग इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल देना, ठीक है। नीचे पटरी से लाइन खींच लेना, इसीलिए मैंने बताया है शुरू में कि भाई पटरी एक अच्छी सी अपनी लेके जाना, है ना। पेन आप लोग कम से कम 2 से 4 पेन एक्स्ट्रा रखना, ऐसा ना हो कि भाई 2 ही पेन लेके चले जाओ, एक्स्ट्रा में रखना, ठीक है। कोई भी खराब होता है, वहां पर कोई मतलब प्रॉब्लम आती है तो दूसरा आप लोग लेके लिख सको, क्योंकि वहां पर फिर आप लोग बार बार किसी से लेते नहीं रहोगे। अब चलिए इसके बाद यहां से देखो दूसरा नंबर, इधर 1-1 डाले थे, इधर आपको 2-2 डालना है सभी में। का नंबर में कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की है, ये सही हो जाएगा। दूसरे के का 3rd नंबर, ये सही है। इधर आओगे खा नंबर में, छायावाद की प्रमुख विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम है। दूसरा सप्तक आपका 1951 में हुआ था प्रकाशित। और इसके बाद हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका पृथ्वी राजरासो, जो कि आदिकाल का है, ठीक है ना। आदिकाल का ये आपका महाकाव्य है, चंद्र बरदाई जी के द्वारा लिखा है। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति तिपथगा है। तो इस तरीके से सारे ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर 10 नंबर के लिए इस प्रकार से सॉल्व करने हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप ऐसे कॉपी लिख के आओगे तो जो शुरू में मैंने बताया था कि आपका हिंदी में 95+ ही आएगा, और आएगा भी। जैसे मैं बता रहा हूं सॉल्व करना, ऐसे बस सॉल्व करके आना, और फिर देखना आपका 24 फरवरी वाला जो पेपर है वो एकदम बेहतरीन जाएगा, इतना ज़्यादा कि भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते। भले आप लोग कितना भी कमज़ोर हो, कमज़ोर छात्रों के लिए भी यही तरीका है और टॉपर के लिए भी यही तरीका है ना। तो कुल मिला करके तरीके आपको अप्लाई करने हैं। कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखना, देख सकते हो सारा कुछ। इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक चीज़ें, छोटी छोटी मिस्टेक आपके यहाँ पर सामने बताई है, और मेंशन भी करी है कहां पर कौन सा पेन यूज करना है, हेडिंग कैसे डालनी है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ ऐसे लिख के आओगे तो बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव। और इसके बाद आप यहां से आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि गद्यांश है। ये 10 नंबर का पेपर में आता है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड क्लास 12 में हमारा 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का फिर पद्यांश आएगा। तो एक ये दिया है मातृभूमि पर निवास करने वाले, मैंने कई बार बताया है, राष्ट्र का स्वरूप वाले पार्ट से है ये, है ना। तो इसके यहाँ पर देखो ये अंडरलाइन है, यहाँ पर यहाँ से व्याख्या करने को पूछेगा। इसी के अथवा में भी एक रहता है, देखो मैं बता देता हूं। यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन इसके हैं जो पहले दिया था, और इसके जो अथवा की बात करें तो अथवा वाला यहाँ पर दिया है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, दोनों पहचान के आपके हैं। एक राष्ट्र का स्वरूप का है, एक आपका अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो 2 में से कोई भी कर लो, यहाँ पर दोनों पार्ट को पढ़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक न एक आपके सेट में जरूर पूछेगा, चाहे आपके पास कोई भी सेट आ जाए, कितना भी कठिन सेट क्यों ना आए, आपके पास इन चैप्टर में से एक जो है गद्यांश पक्का आएगा, ठीक है, यानी 2 चैप्टर से। तो ये देखो अशोक के फूल से इसके ये 5 प्रश्न है, मतलब एक प्रश्न का कुल मिलाकर के 2 नंबर मिलता है। तो ऐसे करके फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 है, तो मतलब कि 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो जैसे कि ये है और ये है, 2 है, 2 में से आपको तरीका करना है। तो पहले इस तरीके से देखो नंबरिंग करोगे, है ना। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। संकेत में जिसको करना है उसको संकेत लिखो, जैसे अशोक के वृक्ष और फिर डॉट डॉट पॉइंट करके लास्ट की कुछ लाइनें लिखी हैं, जैसे हमने बताया कि राष्ट्र का स्वरूप तो कई बार करा चुके हैं। अब इसको करना है तो अशोक का वृक्ष, शुरू के शब्द और मिट गई ये लास्ट के शब्द, बीच में डॉट पॉइंट कर देंगे तो संकेत हो जाएगा कि आपने इसको किया है, ठीक है।
और एग्जामिनर को कुल मिला के चाहिए क्या, सबूत। तो ये आपको इस तरीके से जरूर करना है। पहला प्रश्न पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा है, तो हमें पता है कि भाई ये अशोक के फूल ये पाठ का नाम है और लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से आपको ये 2 नंबर का यहाँ पर लिख देना है। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। मान लो कोई यहाँ पर लाइन कर दिया, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ही कह देगा कि भैया व्याख्या करो, तो भाई इस तरीके से फिर हेडिंग डालना है। फिर आपको लिखना है लेखक कहते हैं, लेखक कहना चाहता है, जो भी अपनी भाषा में, और फिर इस तरीके से आप लोग पूरा यहां पर बता दोगे कि संसार का यह नियम है। मतलब फिर यहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या में इतना सीरियस इशू नहीं रहता है। कहीं से भी आप लोग इस पैसे से रिलेटेड कुछ भी चीजें अपने से ट्रांसलेट करके थोड़ा बहुत इधर का उधर करके लिख दोगे तो नंबर आपको पूरा मिलता है यहां पर, ठीक है। मेन चीज कहीं पर काट पीट मत करना। जैसे काफी बार क्या होता है, कोई शब्द यहां पर मान लो कोई लाइन गलत हो गई तो आप उसको इस तरीके से काटने लग जाओ, पूरा अच्छे तरीके से एकदम काट दो, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। मान लो एक शब्द कहीं गलत है तो आप चाहो तो एक लाइन सिंगल सी इस तरीके से काट दो। देखो जैसे मान लो हमारा ये लाइन यहां पर इतनी गलत है तो क्या करेंगे, इस तरीके से एक बार ऐसे काट दो, बस, इसके अलावा कुछ मत करना। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, अब गलत है तो भाई उसको इस तरीके से काटने लगते हैं। ये तरीका बिल्कुल भद्दा है और बिल्कुल खराब तरीका है। इस तरीके से बिल्कुल आपको नहीं काटना, ठीक है। तो यही मैं कहूंगा कि आप अगर कहीं गलती होती है तो इस तरीके से सिंपल सा काटो, बस, ठीक है। चलिए ये तरीका भी आप लोग समझ गए। अब देखो इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन, 2 हो गए। तीसरा प्रश्न है कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है, तो अशोक ही है। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से दोगे यहां से, और देख सकते हो ब्लैक वगैरह पेन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। और ऐसे ही कॉपी आपकी एकदम क्वालिटी वाली कॉपी आती है ना, एकदम व्हाइट पेज रहते हैं बेस्ट। तो इस तरीके से लिखोगे। अशोक का वृक्ष है तो ये ब्लैक पेन से लिख दिए, है ना, थोड़ा सा और यूनिक दिखेगा इस तरीके से लिखने पर। इसके बाद आपका यहाँ से अगला क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों की अपेक्षा में कौन समृद्ध हुई। तो लाखों करोड़ों की अपेक्षा में समृद्ध हुई कौन, यहां पर देखो तो आपको कहीं मिलेगा, ये रहा, लाखों करोड़ों की अपेक्षा में जो समृद्ध हुई वे सामंत उधड़ गए। सामंतवाद की बात करी गई तो यहां पर आप लोग देखोगे सामंतवाद समृद्ध हुआ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है। सामंत यहां पर कर लेना, सामना लिखा है। तो लेखक के अनुसार आज उस सामंत सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उधड़ गए या उखड़ गए और उनका समाज ढह गया और उनके विलासितापूर्ण जीवन का धूमधाम मिट गई। सामंत की बात करें तो होते कौन थे सामंत। सामंत मतलब ऐसे व्यक्ति थे जो राजा के दरबार में बैठ करके उस राजा की चाटुकारिता करते थे और जो वहां की प्रजा होती थी उससे कर वसूल लेते थे, ठीक है, और अपने विलासितापूर्ण जीवन को अंजाम देते थे। मतलब कि अपने भोग विलास के लिए प्रजा को परेशान करते थे, उनसे कर लेकर के, मतलब ज्यादा लगान वगैरह उस टाइम पर चलता था, तो वो होते थे सामंतवाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आपको इतना सॉल्व कर लेना है, यहां से 10 नंबर आपको ऐसे करने से मिलेंगे। इसके बाद आप यहां से आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो चौथा प्रश्न है अब पद्यांश का, ठीक है, यह भी 10 नंबर का आता है। पूरा A to Z ऐसे ही लिख के आना, काले पेन का और नीले पेन का जैसे जहां इस्तेमाल किया गया वैसे ही करना। अब देखो यहां से है कि निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार एक धन्य एक लाल की माई, निज जननी ने जन भरसा भाई, पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य एक लाल की माई। कैकेयी का अनुताप आप सभी जानते हो, समझ गए होंगे। यहाँ पर कैकेयी का अनुताप जो कि किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का है, ठीक है, ये उसी पार्ट से लिया गया है। अब इसके बाद देखो यहां से आप आओगे तो अथवा में भी एक दिया है, ठीक है ना, नीचे रहेगा। इसके 5 क्वेश्चन ये हैं और अथवा में आपके पास यहां पर दिया है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन है, बंधे नर के करो में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान लांग सकता, नर सरित सिंधु एक समान। तो देखो जैसे 2 हैं, अब जिसको करना है पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे इस तरीके से और फिर संकेत, जैसे कि हमने बताया कि जो आपका कैकेयी का अनुताप है पहचान ही गए होंगे, बहुत ही बार करा चुके हैं आपको इसको, है ना। और आज हम लोग अथवा वाला करते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन था और डिफरेंस टाइप का मैं यहां पर बनाया हूं ताकि मतलब कोई भी प्रकार से आपको करना रहे तो आप लोग उसमें डाउट में ना रहो। अब यहां पर 2 हैं, पहले संकेत देना है आज की दुनिया, फिर डॉट पॉइंट के साथ सिंधु एक समान लास्ट में कर देना। ये संकेत हो गया कि आपने इसको किया। पहला क्वेश्चन संदर्भ, आपको संदर्भ में वही लिखना है जहां से लिया गया, जो जिसके कवि हैं ये पहचान करके लिखा जाता है ना। तो यहां से लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, अब ये ब्लैक पेन यूज किया है देखो यहां पर, में संकलित अभिनव मनुष्य, ये काला पेन, शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचनाकार या कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 2 नंबर आपको यहां पर इस तरीके से करने से मिलेगा।
कर लोगे। अब इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, इसमें कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। अब वैसे यहाँ पर रेखांकित अंश कोई नहीं है, मान लो कि मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पर कह दूं कि जैसे कि इस लाइन का कह देगा कि व्याख्या करिए, तो इस तरीके से आपको क्या कर देगा, अंडरलाइन करके दे देगा। यहाँ से कह देगा इतनी व्याख्या करके बताओ, इस तरीके से। ये लो हो गई, इनकी अंडरलाइन कर दिया। अब कहेगा व्याख्या करो, तो आप क्या करोगे, पहले तो हेडिंग डालोगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे और यहां पर इस तरीके से आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है, नीचे पटरी से लाइन खींच देना ब्लैक पेन से। फिर लिखोगे प्रस्तुत पंक्ति में कवि दिनकर जी कहते हैं। अब जो जिसका कवि है, जो जिस पाठ के लेखक है, जिसका आप कर रहे हो, वहां पर उनका नाम लिख दोगे तो और बेटर तरीका हो जाता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नई है, नई तो है किंतु बहुत ही विचित्र है ना, यही ना कह रहा है इस लाइन में। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन। प्रकृति पर हर जगह मनुष्य अपना अस्तित्व जमाए हुए हैं, है ना, वैज्ञानिक तरीकों से, मतलब कहीं पर भी अंतरिक्ष में आप जा सकते हो, चंद्रमा पर जा सकते हो। पहले क्या होता था, पहले तो ये स्टोरी हुआ करती थी कि भाई चांद क्या है, आपने पुराने टाइम पर कहानियां सुनी होगी, बचपन में बोलते थे चांद क्या है, चांद एक टुकड़ा है, गोला है, ये है वो है, स्टोरियां सुनते रहे होंगे बचपन में आप लोग। लेकिन अब आप लोग पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि चांद भाई साहब एक आपका उपग्रह बन गया, है ना। तो वो पहले भी था, लेकिन अब जो है वैज्ञानिक आविष्कारों के थ्रू ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। मनुष्य भी वहाँ पर जा सकता है और गए भी थे, है ना, आपको पता भी होगा। तो ये आप जो है एक मतलब चीज़ यहीं पर बताया गया है कि भाई आज की दुनिया जो है वो बहुत ही विचित्र हो गई है। इस तरीके से व्याख्या कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है, प्रकृति पर। प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन, तो प्रकृति पर, है ना, ये सही हो जाएगा 2 नंबर यहाँ पर। एंड चौथा है, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। तो हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, हुक्म पर, किसके हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, नहीं बाकी कहीं व्यवधान। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से मनुष्य के हुक्म पर, ठीक है ना, देखो मनुष्य ही सब कुछ करता है ना, मनुष्य के हुक्म पर ही, यानी कि हुक्म का मतलब क्या होता है, आदेश, है ना, आदेश के अनुसार ही सारा कुछ होता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान का मतलब होता है रोक टोक, है ना, रोकना या बाधा उत्पन्न होना। तो मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पर कहते हैं कि आज के युग में कहीं भी रुकावट नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने सभी प्रकार के आविष्कार कर लिए हैं, इसलिए अब कहीं व्यवधान बाकी नहीं रहा। तो गद्यांश पद्यांश इस तरीके से कर दोगे। फिर इसके बाद देखो जीवन परिचय आपका आता है यहाँ पर, ये 5वां क्वेश्चन है। पहले एक आपका लेखक जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देते हुए 80 शब्दों में लिखना, जैसे कि आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और अब्दुल कलाम जी, 3 जीवन परिचय है, जिसमें से आपको किसी एक का करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो कवियों में जैसे कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय कह देते हुए आप लेकर, तो मैं जीवन परिचय कई बार बता चुका हूँ, है ना, और इस पर स्पेशल वीडियो भी मैं आपके सामने ला देता हूँ, तो ये आप लोग खुद ही कर सकते हो। आज थोड़ा सा हम लोग आवेदन पत्र और निबंध लेखन पर जो थोड़ा ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट कर रहे थे, मुझे कमेंट मिले कि भैया जो निबंध है ना, निबंध कितने पेज में लिखना है, ठीक है, कितने पेज में लिखें, ठीक है, जिससे कि 9 नंबर का जो निबंध है हमें 9 में 9 पूरे मिले। तो कितने आखिरकार पेज में लिखना पर पूरा नंबर मिलता है, वो चीज़ हम जानेंगे। बाकी हाँ, जीवन परिचय देखो जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का, महादेव वर्मा, सारे इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी का मैं कई बार बता भी चुका हूँ, आप लोग यहाँ पर एक बार पुनः भी देख सकते हो। इस तरीके से आप लोग पहले नंबरिंग करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, 5 का है जो 6 का है जो भी है ऐसे, और खा नंबर में जिसका लिखना है इस तरीके से लिखोगे। सूक्ष्म परिचय थोड़ा सा देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया भी था कि आप लोग इस तरीके से इतना याद कर लो और आप लोग इससे थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हो, इतना अगर याद हो जाएगा। जैसे कि जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है, पिता का नाम क्या था, है ना, भाषा शैली, माता का नाम और मृत्यु, ठीक है, इस तरीके से इनका सूक्ष्म। तो ये जीवन परिचय लिखोगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 को काशी के सुगरी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। मेन चीज साहित्यिक परिचय है, जो कि आपको कुछ ही यहाँ पर लिखना है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी का नंबर आपको ज्यादातर मतलब दिया जाता है। एग्जामिनर जो है मेन साहित्यिक परिचय को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है
कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी युग के परिवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी का जीवन संघर्ष करते हुए बीता। इन्होंने नाटक के रूप में अपनी ख्याति प्रसिद्ध उपलब्धि प्राप्त की। इन्हें इनकी रचना कामायनी, यानी कि देखो जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है उनको काला पेन ने यूज किया है। देखो कामायनी महाकाव्य पर मंगला प्रसाद क्या मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। और जयशंकर प्रसाद काव्य में प्रेम और सौंदर्य के रूप में जाने जाते हैं। ये छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इनकी जो शैली है वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा उत्कृष्ट खड़ी बोली भी तथा इनकी शैलियों में परंपरागत स्पष्टता और नवीनता पाई जाती है। साहित्य में इनका स्थान क्या है, तो जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका साहित्य में स्थान। प्रमुख कृतियां जैसे नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सामनी, बहुत सारे नाटक हैं, है ना, क्योंकि ये नाटककार के रूप में ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है। उपन्यास में आप देख सकते हो यहाँ पर, और कहानी संग्रह आकाशदीप, आंधी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको 2 पेज में आपको जीवन परिचय लिखना। ठीक है, 2 पेज कम से कम। उसके बाद आवेदन पत्र और निबंध लेखन की हम बात कर ले, या इधर के आपके जैसे कहानी हो गई, है ना, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, तीनों आपकी क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मैंने डाला है, एक और मैं आपको डालूंगा इनमें। बहादुर कहानी आपको मैं कराऊंगा और पंचलाइट, ठीक है, ये और ध्रुव यात्रा भी करा चुका हूं, और एक लाठी कहानी भी है। तो आप लगभग इन तीनों को कर लोगे तो आपको फिर 3 के बाहर नहीं पढ़ने की जरूरत है, उनमें से एक फंस ही जाता है। ठीक है, 5 नंबर का रहता है ये। उसके बाद यहाँ पर आप स्वपठित खंड काव्य, ये तो आपका स्वपठित रहता है। संस्कृत पोर्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से आप खंड खा में आ जाओगे, और यहाँ पर थोड़ा व्याकरण पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर 8वां प्रश्न है, तो आपका संस्कृत से एक गद्यांश आएगा जो कि संदर्भ ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करने के लिए रहता है। यहाँ पर आपका एक ये दिया है और अथवा करके एक यहाँ पर ये दिया है। 2 रहते हैं, 2 में से कोई एक करना है, किसी एक का। पेपर में अच्छे से पढ़ लेना पहले। क्वेश्चन जैसा कहे वैसे ही करना, अपने मन से एक भी प्रश्न आपको नहीं करना। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा वहां पर, बेकार जाएगा, कोई मतलब नहीं, नंबर आपको उतना ही मिलना है। तो जैसे कि 2 हैं, 2 में से कोई एक करना है, आप पहले उसको अच्छे तरीके से समझोगे, है ना। तो जैसे ये दिया गया है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिकस्य जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन परम पदे इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतनेस्य साधनानि शांति राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह मैत्री पंचशील सिद्धांतामधिकृत एवाभवत्। यानी इसका मतलब क्या है भाई, ये आपका पंचशील सिद्धांत से है। इसमें एक यहां पर शब्द मिला ना, ये पहचानने के लिए। तो जब आप पेपर को इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे से पढ़ लो, जब पढ़ोगे ना तो पूरा चीज समझ में आ जाता है। तो ये पंचशील सिद्धांत वाले जो पाठ है वहीं से लिया गया है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरीके से। पहले यहां पर क्या करोगे, आप लिखोगे खंड खा ऊपर, और इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल देना। संकेत में आपको जैसे कि 2 हैं, 2 में से जिसको आप कर रहे हो वो संकेत तो डालना जरूरी है ना। तो यहां पर इसको कर रहे हैं तो इसके शुरू के कुछ शब्द और लास्ट के कुछ शब्द यहां पर इस प्रकार से संकेत के तौर पर लिखना है। संदर्भ जहां से लिया गया वो बताना है, तो प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्यांश भी कर सकते हो। संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। अब इसका हिंदी में अनुवाद जो बताया गया यहाँ पर, कह रहा है यहाँ पर कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवन, यानी कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थाना, यानी कि उसको संपन्न करने के लिए या उत्थान के लिए ये बहुत ही आवश्यक थे। परम पदे इमे सिद्धांता राष्ट्र नायका से परस्पर मैत्री, इन सिद्धांतों से राष्ट्रों की मैत्री, मतलब कि एक दूसरे के संबंध बनाते थे, उस टाइम पर संबंध स्थापित करते थे। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आया, मतलब कि जब जवाहरलाल नेहरू जी का प्रधानमंत्रित्व काल था उस समय जो चीन देश के साथ संधि हुई थी ना, ये इन्हीं पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई थी। तो बस इस तरीके से कुछ आपको इसकी व्याख्या कर देनी है, जो कि यहां पर देख सकते हो। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त किए थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री मतलब कि एक प्रकार से साथ आना, है ना, पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही संधि हुई थी। अब ये आपको एक कर देना, 7 नंबर यहां पर आपको एग्जामिनर देके जाएंगे। इसके बाद आपका आता है श्लोक। श्लोक में आपको पुनः से वही चीज करना है भाई, यहां पर पहले नंबरिंग करना है अच्छे तरीके से। जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो ये रहा आपके पास खा नंबर।
दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से दो श्लोक है, एक है यहाँ पर भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती और तस्या मधुरम, और एक आपके पास यहाँ पर सहता विदधि न क्रियाम विवेका परम पादम। इसका मतलब क्या है, जैसे कि इसका मतलब होता है कि अचानक बिना सोचे समझे हम लोग कोई कार्य कर देते हैं ना, विवृते ही विमृश्य से कारिणा गूगल बद्धा ही स्वयं संपदा, यानी कि अगर आप बिना सोचे समझे विचारे बिना ही कोई कार्य जल्दीबाजी में कर देते हैं तो हमेशा उसमें आप लोग लास्ट में पछताना आपको पड़ सकता है ना। तो इसलिए किसी भी कार्य को करो सोच समझ के अच्छे तरीके से विचार करके ही करना चाहिए। तो ये आपको जैसे एक श्लोक करना है, जिसको करना है पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालो, संकेत डालो, उसको संकेत में आपको मैंने बता दिया है जैसे इसको किया है। तो शुरू के 2 से 3 शब्द और फिर बीच में डॉट पॉइंट, लास्ट का शब्द लिख दो, संकेत हो जाएगा। संदर्भ लिखो जहां से लिया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, इस तरीके से 2 नंबर इसका। अब बस इसी का हिंदी अनुवाद जैसे यहां पर किया भी गया है, देखो भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे भी अधिक मधुर सुंदर काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर मीठा, मधुर यानी मीठा सुहावना उसके सुंदर वचन और सूक्तियां हैं, ठीक है ना, बोले जाने वाले। 9वां प्रश्न यहां पर है, किसी एक का आपको अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरे और लोकोक्तियां आती हैं, जैसे अंगूठा दिखाना, पहाड़ टूट पड़ना, धूल में मिलाना और पानी पानी होना। तो कोई एक आप लोग यहां से उठा के लिख दो, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डालना। और जैसे अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है, वस्तु दे करके मुकर जाना, वाक्य प्रयोग यहां पर करके बताया ही गया, आप लोग इस तरीके से वाक्य प्रयोग कर सकते हो। 10वें प्रश्न में आपको अपठित गद्यांश पूछेगा अब इस बार, और वो 5 नंबर का आता है, ठीक है, नया पैटर्न है, ये जुड़ा है आपका। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है कि चलना मनुष्य का स्वभाव है, पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, इस तरीके से पूरा यहाँ पर, और इसके 3 प्रश्न ये रहे है ना, और अथवा करके एक और यहाँ पर है। तो इसमें भी 2 है, तो पहले इसमें भी वही तरीका भाई, संकेत देना बहुत जरूरी है, ठीक है। संकेत, चलना मनुष्य का स्वभाव है, शुरू के और लास्ट के शब्द, और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चनों पे आएंगे। तो जैसे पहले वाला ही किया गया है, तो चलना किसका स्वभाव है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलना मनुष्य का स्वभाव है ना, पानी हवा सब चलते हैं, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता था, पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई, तो जब पहिए का आविष्कार हो गया, ठीक है, इसी में आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा, बैलगाड़ी वगैरह, है ना, ये सारी चीजें तो अच्छे से पढ़ना है, यहीं पर आंसर है। इसके बाद अथवा करके आप छोड़ देंगे, फिर 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, 11 नंबर में आ जाओगे तो यहाँ से प्रश्न उत्तर संख्या 11, और मैं सारे क्वेश्चन अब बता देता हूँ, कॉपी लिखने का तरीका लगभग मैंने कई बार बता दिया है ना। और अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर है का नंबर, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए, जैसे कि सकल और सकल। सकल मतलब होता है संपूर्ण, और सकल सकल का अर्थ होता है खंड, तो ये ब नंबर सही है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ऐसे सेकंड में आओगे तो अंश और अंशु, अंश का होता है भाग, अंशु का होता है सुर, तो यहाँ पर आ नंबर सही है। फिर इसके बाद है कि यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर के हैं, जैसा किसी एक को लेना है भाई। धारा है, धारा का अर्थ होता है धरती या रखा, मित्र का होता है सूर्य और सखा, है ना, सहयोगी भी बोल सकते हो। जलज की बात कर लेते हैं तो घोंघा और कमल हो जाएगा, है ना, तो कोई एक ही करना है, 3 है तो मैंने तीनों को बता दिया। फिर गा नंबर में आओगे, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए, जैसे कि जिसका कहीं भी अंत ना हो तो उसको अनंत बोलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। अब जैसे जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। फिर इसके बाद है कि 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, जैसे परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, बदलनी चाहिए, सही हो जाएगा। मैंने अनेक यात्राएं करी, है ना, अनेकों नहीं, केवल यहाँ 4 पुस्तकें, यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। तो कोई आपको 2 वाक्यों को सही करना है इसमें, ठीक है, 2 नंबर का, 1 नंबर के रहेंगे, 2 करोगे जब, है ना। उसके बाद रस अलंकार पर एक वीडियो मैंने ला दिया है। आवेदन पत्र, जो कि यहाँ पर देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला है ऋण प्राप्ति के लिए, तो ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखना, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मैं बता देता हूँ कैसे लिखोगे। सबसे पहली बात, सेवा में, फिर जिस बैंक को या किसी शाखा को लिखना है तो शाखा प्रबंधक महोदय जी, बैंक का नाम ऐसे करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद एक चीज जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसमें नहीं डाला गया है, विषय। देखो इसके बाद जब बैंक का नाम लिखोगे तो यहाँ से आपको इसका क्या लिखना है, विषय लिखना है, ठीक है। यहाँ पर विषय आपको क्या लिखना है, ये देखो विषय क्या है इसका, तो बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, यही इसका विषय बना देना है, इस तरीके से विषय कर देना, यहाँ पर डाल देना, ये काले से लिखना, बाकी का नीले से लिख देना। फिर महोदय, फिर इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2007 में BU यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार नहीं मिला, क्योंकि आप व्यवसाय करने के लिए यहाँ पर लिख रहे हो ना, तो अगर आपको रोजगार नहीं मिला तभी तो आप लिखोगे, तो आपको अपना एक थोड़ा सा जो विवरण है उसको देना है यहाँ पर, ठीक है।
तो कहीं मुझे रोजगार नहीं मिला और इस प्रकार से मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1,000 रुपए या 1,000 नहीं 1 लाख रुपए तक की थोड़ा सा बड़ी रकम आप लिख सकते हो, 50,000 लिखो, 1.5 लाख लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप प्रारूप बना रहे हो, बैंक से लोन ले नहीं रहे हो, है ना, कि ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। तो इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र यानी कि जो भी कागजात हैं वो मैं भर करके उक्त राशि मुझे ऋण प्रदान करें। मैं ये सारा कुछ आप आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा करके जो भी प्रोसेस है वो मतलब कंप्लीट करके मुझे ऋण देने का कृपा करें, महान कृपा होगी, जो भी है आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। दिनांक, धन्यवाद, प्रार्थी, इस तरीके से इसको छोड़कर यहाँ पर कर देना। और ये होता है आवेदन पत्र लिखने का एक तरीका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी काफी सारे, जैसे कि ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए, अब लिपिक पद पर या प्रयोक्ता पद पर नियुक्ति के लिए आप लोग इस तरीके से बहुत सारे आवेदन पत्र हैं यहाँ पर मेरे पास, सारे के सारे आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका विद्यालय में प्रवक्ता पद की नियुक्ति के लिए है। सेवा में कॉमा लगा के यहाँ से आप प्रधानाचार्य महोदय प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, कॉलेज का नाम कोई डाल दो, विषय इस तरीके से मैंने बता ही रखा कि डालना है, मान्यवर कॉमा लगाओ, फिर इसके बाद यहाँ से सारा कुछ ब्यौरा दे करके आपको यहाँ पर इसको लिख देना इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और आवेदन पत्र यहाँ पर, जैसे कि अपने नगर की साफ सफाई हेतु अगर आपको लिखना है तो क्या करोगे, फिर कॉमा लगा के यहाँ पर सेवा में लिखो, फिर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम चित्रकूट उत्तर प्रदेश, विषय आपको फिर डालना है श्रीमान, कॉमा लगा के फिर इसका पूरा विवरण आपको अच्छे शुद्ध और स्पष्ट शब्दों में दे देना है, ठीक है। बाकी निबंध लेखन के लिए भाई मैं एक वीडियो लाऊंगा, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, रूपरेखा पहले तैयार करोगे कितनी हेडिंग में लिखना है, उसके बाद जैसे प्रस्तावना है रूपरेखा में तो प्रस्तावना देना, फिर बेरोजगारी का अर्थ है तो बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है ये लिखना, उसके बाद है बेरोजगारी की समस्या और समाधान के बारे में तो इस तरीके से ये लिखना है, लास्ट में उपसंहार है तो आपको यहाँ पर उपसंहार भी हेडिंग में लिखना है। तो इस तरीके से कुछ आप लोग पूरा पेपर को जो है सॉल्व करके आओगे और सारे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही जो है लिख करके आना है। अगर आज के इस वीडियो में बताए गए सारी चीजें आप लोग A to Z पूरा 24 फरवरी को ऐसे करके आते हो तो भाई आपको हिंदी में पूरा जो आपका 95 प्लस का जो सपना है वो आपका जरूर अचीव होगा। आपको 95 आपके हिंदी में आएंगे और हिंदी में आप बिल्कुल आ सकते हो, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, देखो आप सभी जानते हो। तो चलिए भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।